हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग HPSC PGT बायोलॉजी का जो प्री एग्ज़ाम है मींस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आए थे। आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से थे एंड 20 क्वेश्चन जनरल पोर्शन से। ये क्वेश्चन पेपर ये एग्ज़ाम मींस 10 सितंबर 2023 को हुआ था और ये प्री एग्ज़ाम हम कह सकते हैं इसको, जो कि ऑप्शनल था। इसके बाद एक सब्जेक्टिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट ऑन द वन साइड ऑफ टंग इज़ नोन एज, मतलब वन साइड ऑफ टंग पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा मीन्स हेमीजेयूसिया। हेमीजेयूसिया मतलब वन साइड में डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ टेस्ट। अदर वर्ड्स देखते हैं थोड़ा सा। हाइपोज्यूसिया होता है मतलब डिक्रीज एबिलिटी हो जाना टेस्ट में। हाइपो मीन्स कम हो जाना, हेमी मीन्स एक साइड में हो जाना, एक साइड में कम होना। हेमी एनोसीमा होता है कि डिक्रीज इन स्मेल पावर, स्मेल की एबिलिटी कम हो जाती है। हेमीसिफेलिया होता है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड हेड। सिफेलिक का मतलब ही हेड होता है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं हेमीसिफेलिया मीन्स कम डिवेल्प्ड है। और एक और वर्ड दिया हुआ है हेमी हाइपर हाइड्रोसिस। इसका मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा। हाइड्रोसिस मीन्स एक्सेसिव वाटर का रिलीज होना है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। सी स्क्वेरेट इज प्लेस्ड इन सबफाइलम यूरोकोडेटा एंड रीजन दिया हुआ है नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द सी स्क्वेरेट लार्वा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि दोनों ए और आर ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी स्क्वेरेट हर्डमैनिया या एसिडिया दोनों को ही बोल दिया जाता है, दोनों को ही कॉमन नेम बोलते हैं और ये सब फाइलम यूरोकोडेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें तो ये फाइलम कोडेटा से फाइलम कोडेटा में आते हैं। फाइलम कोडेटा के 3 सब फाइलम हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। अब यूरोकोडेटा में क्या होता है कि सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नहीं, सॉरी, सिर्फ टेल रीजन में ही वो मिलती है। यूरो मीन्स टेल में ही नोटोकोड मिलती है, लार्वा के टेल में, और उसके बाद जब एडल्ट बनता है तब ये डिसअपियर हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं जो लार्वा में होते हैं लेकिन एडल्ट में नहीं होते, तो इसकी वजह से इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूरोकोडेटा में हर्डमैनिया के अलावा एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, मोलगुला, ये सारे एग्जांपल्स यूरोकोडेटा में आते हैं। अगर सिफेलोकोडेटा की बात करें यहीं पे, तो वहाँ पे परसिस्टेंट नोटोकोड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और इवन वो परसिस्ट करती है मीन्स लार्वा में भी होती है और एडल्ट में भी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड वन, बैक्टीरियल सेल्स गेटिंग एम्बेडेड इन ए शीथ ऑफ म्यूसिलेज टू प्रिवेंट देयर डेसिकेशन आर कॉल्ड एज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जूगलिया। जूगलिया बेसिकली जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव, वो जेली जैसे होते हैं और उनके एग्रीगेशन को ही जूगलिया बोलते हैं। इन बैक्टीरियाज का एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है कि इनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट होते हैं, इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें एंडोस्पोर, तो ये डोरमेंट, हाईली रेजिस्टेंट, टफ और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट या फिर फंजाई प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून शेल लेयर इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा स्टिफलिंग। बेसिकली ये एक प्रोसेस है, स्टिफलिंग की हेल्प से जो कोकून बना है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बट कोकून के अंदर क्योंकि प्यूपा प्रेजेंट है तो प्यूपा को रिमूव करने के लिए हम स्टिफलिंग करते हैं, सो दैट कि प्यूपा रिमूव हो जाए और हमारे पास जो ऊपर कोकून बचा हुआ है जिससे हम फाइबर्स गेन करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है। ये सिल्कवॉर्म में 4 स्टेज होती है मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग। फर्स्ट है एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। तो लार्वा क्या करता है, फाइबर स्पिनिंग की वजह से एक कोकून बना लेता है जिसमें प्यूपा नेचुरली एक सिक्रीशन की हेल्प से डिजोल्व करता है, जिसको जब प्यूपा को बाहर आना होता है।
और बाहर आ जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे हम कोकून को हार्वेस्ट कर लें या फिर रिकवर कर लें, तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। नेचुरली तो प्यूपा करता ही है, बट आर्टिफिशियली हम प्यूपा को इनसाइड द कोकून किल कर सकते हैं बाय हाई टेम्परेचर या फिर बाय हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से। तो जब हाई टेम्परेचर पे करते हैं तब उस प्रोसेस को स्टिफलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द ओरिजिनल स्पेसिमेन यूज्ड एज नोमेनक्लेचर टाइप इज। तो ओरिजिनल स्पेसिमेन को होलोटाइप बोलते हैं, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। और लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि अगर होलोटाइप डिसअपीयर हो जाता है, मिस हो जाता है या फिर हम कलेक्ट नहीं कर पाए, तो उसकी जगह पे जो रिप्लेसेबल स्पेसिमेंस होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे पैराटाइप या सिनटाइप। तो आप इनको सबको पढ़ सकते हो कि पैराटाइप किस कंडीशन में हम कलेक्ट करते हैं, सिनटाइप किसको बोलते हैं, किस तरीके के स्पेसिमेन को। जो ओरिजिनल स्पेसिमेन होता है उसको होलोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट ड्वार्फ बंडल इन मिराबिलस जलापा कंटेन ओनली। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, मतलब फ्लोएम, सिर्फ फ्लोएम होता है मिराबिलस जलापा में, तो उसको उस कंडीशन को इनकम्प्लीट ड्वार्फ बंडल बोलते हैं। मिराबिलस जलापा वैसे आपको याद होगा 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं इसको। और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो शो करने में इसका एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं जब भी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, कि इसमें स्टार्टिंग में पिंक और अगर वाइट फूल की क्रॉसिंग करवाई जाती है तो पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं। सॉरी, वो रेड एंड वाइट है। अगर रेड एंड वाइट वाले फ्लावर को हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, विच जीनस ऑफ सिलोफाइटोप्सिडा इज लिविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइनिया। क्योंकि इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को हमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी डिवीज़न टेरिडोफाइटा की। इसका किंगडम प्लांटी और डिवीज़न टेरिडोफाइटा होता है, और इसके जो सब फाइलम है वो डिवाइड किए गए हैं 5 में। एक होता है कुक्सोनिया, सेकेंड इज सिलोफाइटा, देन इज सिलोटॉप्सिडा, देन लाइकोप्सिडा एंड देन स्फिनोप्सिडा। तो जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल्स आएंगे सिलोफाइटा में रेनिया एंड कुक्सोनिया, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिलोफाइटोप्सिडा में सिलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और स्फिनोप्सिडा में टेरोप्सिडा एग्जाम्पल आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने पूछा कि कौन सा, तो लिविंग पूछा है, क्योंकि राइनिया और कुक्सोनिया तो सिलोफाइटा सब फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अर्लियर ऑर्गेनिजम्स थे, अर्लियर प्लांट थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा सिलोटम। मीन्स जो सेकंड वाला सब फाइलम है सिलोटॉप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है सिलोटम, और यही लिविंग है। बाकी जितने भी 3 एग्जाम्पल दिए हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल प्रेडेटर ऑफ BPH, मीन्स ब्राउन प्लांट हॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेड आंट्स। ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर होते हैं इनका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस, और ये राइस प्लांट के पेस्ट हैं। इनके नेचुरल एनिमी जैसे कि स्पाइडर, जो कि इसकी निम्फ और एडल्ट स्टेज पे फीड करते हैं, और हो सकते हैं लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, बग एंड वास्प। लेकिन जो रेड आंट होते हैं वो इसके नेचुरल प्रेडेटर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेसिन माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स आर माइनस डायरेक्टेड। तो इन्होंने स्पेशली माइनस डायरेक्टेड पूछा है। वैसे तो जो भी काइनेसिन प्रोटीन होते हैं वो सारे प्लस डायरेक्टेड होते हैं, और इसके साथ एक होता है डायनिन। डायनिन वाले हमेशा नेगेटिव डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि जो फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो काइनेसिन 14 है वो एक एक्सेप्शन है कि वो माइनस डायरेक्टेड है, जो कि काइनेसिन का होते हुए सिर्फ यही एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सारे काइनेसिन वैसे 14 टाइप्स के ही होते हैं, और यही एक माइनस है, बाकी सारे प्लस डायरेक्टेड होते हैं। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंट्रेट।
सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल पूछा है सी फैन, सी लेमन, सी हेयर और सी स्टार में। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सी फैन। इसका नाम होता है गोर्गोनिया, जो कि एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। सी लेमन डोरिस को बोलते हैं, जो कि मोलस्का होता है। सी स्टार स्टारियसिस को बोलते हैं, जो एकाइनोडर्मेटा होता है। और सी हेयर इसका नाम होता है एप्लाइसिया, जो खुद एक मोलस्का है। तो बाकी मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा है, लेकिन सी फैन एक सिलेंट्रेटा है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ड्यूटेरोस्टोमिक ट्यूब प्लान। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। ड्यूटेरोस्टोमिक मीन्स एकाइनोडर्मेटा में होता है, जिनमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है और एनस पहले बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, जो हायर फाइलम है। और जो लोअर है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड एस्कीहेलमिन्थस, ये क्या होते हैं प्रोटोस्टोमस। इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पी, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। मतलब अगर किसी एक प्लेन से काटेंगे तो सिर्फ एक ही राइट एंड लेफ्ट हाफ बनेंगे। इसके अपोजिट में एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो राइट एंड लेफ्ट हाफ बनेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल आएंगे बाकी सारे एकेसिया, सनफ्लावर एंड ओसिमम। एंड पी एग्जाम्पल आएगा जाइगोमॉर्फिक में, क्योंकि आपको याद होगा कि इसकी जो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें स्टेमन्स की अरेंजमेंट 9+1 करते हैं हम लोग। और जो पेटल्स हैं, पेटल्स की अरेंजमेंट या एस्टिवेशन कहते हैं, वो वेक्सिलरी टाइप की होती है, जिसमें 1+2+2 हम डिनोट करते हैं। जैसे जो सबसे नीचे वाले होते हैं उनको हम कील बोलते हैं, देन मिडल वाले को विंग, और जो सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है वी शेप का, इन्वर्टेड वी, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है कैलिक्स 5, कोरोला 1+2+2, एंड्रोशियम 9+1 एंड गाइनोशियम 1 सुपीरियर ओवरी। तो इसलिए इसका जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक टाइप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ए कार्बोहाइड्रेट विच इज़ यूज टू सॉलिडिफाई बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अगार। अगार को यूज़ करते हैं सॉलिडिफाई करने के लिए। अगार एक जिलेटिनस सब्सटेंस है जो कि रेड एल्गा से एक्सट्रैक्ट की जाती है। रेड एल्गा में एग्जांपल आते हैं ग्रेसिलैरियम या जेलिडियम वगैरह। एक चीज़ याद रखनी है कि अगार और एगरोज दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एगरोज और एगरोपेक्टिन, जो कि ग्लाइकोजन के इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो एगरोज होता है वो एक लीनियर पॉलीमर होता है जो सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सेल कल्चर में, स्पेसिफिकली प्लांट सेल कल्चर में अगर अगार की और बातें करें तो ये एक एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है और सॉलिडिफाइंग कंपोनेंट होता है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हाउ मैनी अमाइनो एसिड फॉर्म 1 टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ ए प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन 3.6। मीन्स जो हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड एक हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। थोड़ा सा देखें तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 एग्जाम्पल आते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा प्लेटेड शीट। लेकिन जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हेलिक्स है, क्योंकि इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, बीटा गामा ऐसा होता है, लेकिन अल्फ़ा कॉमनेस्ट टाइप है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए और अल्फ़ा की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताते हैं 13 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं 3.6। इसका मतलब होता है ये अल्फ़ा की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए इसका मतलब होता है 3.6 का कि 13 एटम्स और 3.6 अमाइनो एसिड ऑफ द मेन चेन्स आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा में अलग होता है, मतलब बीटा टाइप ऑफ हेलिक्स भी होता है, गामा में अलग होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ओमेगा भी होता है। तो सबका एक अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और बीटा प्लेटेड शीट में आपको पता ही है कि जो एडजेसेंट शीट होती है उनकी इन बिटवीन इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और अल्फ़ा वाले जो
हेलिक्स होते हैं उनमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद है 15th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विच वन इज़ फास्टेस्ट। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम आरबीसी में मिलता है और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम ऑफ इन द बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। इसका काम होता है जो CO2 और वाटर है उसके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन करवाना एंड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसके बाद अगर हम दूसरे देखें जैसे कैटालेज वगैरह है, ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। मेनली पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट होता है जहाँ पे फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज़्यादा है और इसलिए ये जो सेल्स में H2O2 की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको H2O + O2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कम लेस हार्मिंग कंडीशन होती है, क्योंकि H2O2 बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर सकता है और अदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको डिग्रेड कर सकता है, तो इसीलिए H2O2 को फर्दर कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कैटालेज या पेरोक्सीडेज एंजाइम्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। अगर हम ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेज एंजाइम की बात करें तो वो भी ऐसा ही कुछ काम करता है। इसके अलावा एक SOD एंजाइम होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। उसके बाद है 16th क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पुअर रीनल रीअब्जॉर्प्शन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन द किडनी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चन को समझते हैं कि पुअर रीनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब उसका यूरिन बहुत डाइल्यूट जा रहा है, तो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि हेल्पफुल नहीं होगा। फोर्थ वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से तो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो और इंक्रीज होगी और डाइल्यूट कंडीशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन जो बाकी फैक्टर हैं वो यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करेंगे, जैसे डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सही है, अगर ये फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ होगी, रेट डिक्रीज़ होगा या फिर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उससे यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट ADH का सिक्रीशन इंक्रीज़ होना। अब ADH हार्मोन का तो नाम ही एंटी डायूरेटिक है, वैसोप्रेसिन है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन द किडनी। ये भी सही है कि प्रेशर को कम कर देंगे तो अल्टीमेटली यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होगी। लेकिन फोर्थ वाले फैक्टर को और इंक्रीज़ करेंगे, मतलब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा, पहले ही डाइल्यूटेड यूरिन है और ज़्यादा डाइल्यूट जाने लग जाएगा। देन 17 है, a person is taking a drug that causes among other things dryness of the mouth and speeding of the heart rate but no impairment of the ability to use the skeletal muscle. What type of receptor does this drug probably block? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिसेप्टर्स होते हैं और वो कौन कौन से पर्टिकुलर टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं उसको थोड़ा समझना चाहिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, कोलिनर्जिक मस्कैरेनिक रिसेप्टर। अगर हम ब्रॉड लेवल पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर की लोकेशन की बात करें तो ये दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं और इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है, जैसे मस्कैरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक, जिसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोल देते हैं। मस्कैरेनिक को मेटाबोट्रोपिक भी बोलते हैं। मस्कैरेनिक रिसेप्टर की लोकेशन स्मूथ मसल्स, हार्ट और ग्लैंड्स भी होती है, इसीलिए तो जब कोई ड्रग इन पे बाइंड करी तो उसके साथ क्या क्या हुआ, ग्लैंड पे बाइंड की, तभी तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हुआ हार्ट और स्मूथ मसल्स पे। लेकिन जो निकोटिनिक होते हैं अगर उन पे कोई लिगेंड बाउंड करता है तो इनके रिसेप्टर होते हैं स्केलेटल मसल, मोटर एंड प्लेट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसलिए बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट हुई, मतलब फर्स्ट वाले जो ऑर्गन्स हैं अगर उन पे बाइंड किया होगा, वो उन पे वो लिगेंड बाइंड किया होगा तो वो अपने रिस्पॉन्स दिखाएगा। लेकिन क्योंकि ये मस्कैरेनिक पे बाइंड कर रहा है तो इसीलिए वही उसी तरीके के रिस्पॉन्स दिखा रहा है। निकोटिनिक में स्केलेटल मसल आ रही है तो इसलिए स्केलेटल मसल का अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड किया है उस लिगेंड ने, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा एक और डिफरेंस बता देती हूँ, मस्केरेनिक और निकोटिनिक का क्या डिफरेंस होता है। मस्केरेनिक में रिसेप्टर और इफेक्टर प्रोटीन एक ही होता है, मतलब एक आयन चैनल होता है, वही रिसेप्टर का काम करता है और वही इफेक्टर प्रोटीन का काम करता है। सॉरी, मस्केरेनिक में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर एंड डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन, लेकिन निकोटिनिक में सेम होते हैं, एक ही रिसेप्टर का काम करता है प्रोटीन और एक ही आयन चैनल का काम करता है। वही प्रोटीन मतलब रिसेप्टर का काम कर लेता है और उसी पे बाइंड करने के बाद वही आयन चैनल का भी काम कर लेता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, एनर्जी फॉर फोस्फोराइलेशन कम्स फ्रॉम फोटोफोस्फोराइलेशन पूछा है। फोस्फोराइलेशन का मतलब हम समझ लेते हैं कि है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मतलब एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन, दैट इज़ फोस्फोराइलेशन। यहाँ पे फोटोफोस्फोराइलेशन के बारे में पूछा है, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जैसी कोई रिएक्शन के बारे में पूछा है। तो इसमें पूछा है कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है। अब थोड़ा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस को रिकॉल करें तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं और डार्क रिएक्शन में क्योंकि कैल्विन साइकिल चलती है, कार्बन फिक्सेशन होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो क्योंकि जब लाइट रिएक्शन जब वो जेड स्कीम चल रही होती है तब एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि ल्यूमिनल साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्यूमुलेट हो जाता है और जब वो ब्रेक होता है तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम रिकॉल करके लिख सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन था, एमएससी टाइप का। तो इसमें पूछा है कि स्नेयर कॉम्प्लेक्सेस आर इम्पोर्टेंट फॉर गाइडिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड कैल्शियम बाइंडिंग is essential for activity of neurotransmitter release from the presynaptic terminal. In view of the above, identify the components of the snare complex that are activated in a sequential manner in order to facilitate neurotransmitter uptake, docking and release. तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है उनमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है कि जैसे ही वहाँ पे एंड पे टर्मिनल नॉब पे डिपोलराइजेशन वेव पहुँचेगी उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आएगा। अंदर आने की वजह से कैल्शियम जो न्यूरो वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर है उनके साथ बाइंड करेगा और उनका रिलीज़ करवा देगा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, मेम्ब्रेन से फ्यूजन हो जाएगी। अब हमें पता है जब दो मेम्ब्रेन्स की फ्यूज़न होती है तो स्नेयर प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्नेयर प्रोटीन्स हैं तो उनका सीक्वेंस पूछा है कि कौन सा स्नेयर प्रोटीन पहले फंक्शनल होता है और कौन सा बाद में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिनेप्टोटैगमीन पहले फंक्शनल होता है, सिनेप्टोब्रेविन एंड देन SNAP25। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, सिनेप्टोटैगमीन क्या करता है, ये जो न्यूरो वेसिकल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये एक प्रोटीन होता है उनके ऊपर होता है और जैसे ही डिपोलराइजेशन वेव पहुंची और कैल्शियम अंदर गया तो कैल्शियम सबसे पहले सिनेप्टोटैगमीन के साथ बाइंड करता है। उसके बाद सिनेप्टोब्रेविन फंक्शनल होता है, ये भी वेसिकल्स से अटैच होता है और ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। इसी के साथ सिनेप्टोब्रेविन के साथ एक सिंटैक्सिन प्रोटीन अटैच होता है लेकिन उसका रिकॉग्निशन में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, सिनेप्टोब्रेविन का रिकॉग्निशन में रोल होता है, इसलिए सिंटैक्सिन यहाँ पे नहीं आएगा, उसका रोल यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एंड फ्यूजन में नहीं आएगा। बट हमें याद रखना है सिनेप्टोब्रेविन के साथ ही सिनेप्टोटैक्सिन बाइंड अप होता है। उसके बाद क्या करेगा, थर्ड स्टेप में सिनेप्टोब्रेविन SNAP25 के साथ बाइंड करता है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है SNAP25। अब वेसिकल का सिनेप्टोब्रेविन और जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसका SNAP25 ये इंटरेक्शन करते हैं और स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होती है जिसकी वजह से दोनों मेम्ब्रेन्स में फ्यूजन होती है, इसलिए ये सीक्वेंस फॉलो होता है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, फ्लोराइड इंजरी इज रिलेटेड विद, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस प्लांट एक फ्लोराइड बायो इंडिकेटर होता है
जब भी एनवायरनमेंट में एक्सेस फ्लोरीन होती है तो इसमें इफ़ेक्ट शो होता है, मतलब इंजरी शो होती है, जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये एक इंडिकेटर होता है, इसीलिए फ्लोराइड इंजरी, इसीलिए क्वेश्चन में हम ग्लैडियोलस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ए फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18 मोर देन नॉर्मल, द प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, H2O विद O18, क्योंकि आपको याद होगा ये प्रूव करने के लिए कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और NCERT में एक बहुत फेमस एग्जांपल भी दिया गया है। वैन नील करके साइंटिस्ट हैं शायद, उन्होंने बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किए थे और ये पता लगाया था। आई एम नॉट श्योर कि वैन नील ने ही किया, आप देख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते थे ऑक्सीजन के, उनको सीक्वेंशियली रेडियो एक्टिव करके देखा था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब वाटर का जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव किया उन्होंने, वो रेडियो एक्टिव यूज़ किया वाटर का ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई वो भी रेडियो एक्टिव थी। तो इससे उनको पता चला कि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, वाटर से ही वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। और इस रिएक्शन को वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, जो कि PS सिस्टम 2 के पास प्रोड्यूस होता है। इसकी रिएक्शन होती है टू वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाते हैं टूवर्ड्स ल्यूमन। ये चीज़ याद रखनी है। इसका फंक्शन था फॉर कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन टू PS2, फोटो सिस्टम 2 को कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती रहे। इसमें मिनरल साइंस रोल प्ले करते हैं, जैसे मैग्नीज और क्लोरीन। तो ये सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पॉइंट्स बता दिए, सब इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दिस बायोमोलिक्यूल ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स दैट हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट टैग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ लेना है कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक तरीके की रिसेप्टर की तरह भी हेल्प करता है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि कैडेरिन वगैरह होते हैं। ये एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन और एज ए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट है वो एम्बेडेड होता है और थोड़ा सा एक्सपोज्ड होता है, और ग्लाइकन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट मॉइटी उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये रिसेप्टर को स्पेसिफिसिटी दे सकता है और प्रोटीन पार्ट इंटरनली मेडिएटर का काम करता है। तो एज अ होल ये एक इफ़ेक्टिव रिसेप्टर फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा इन ह्यूमंस आर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, क्योंकि HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यही प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हॉर्मोन्स होते हैं। HCG तो इवन एक इंडिकेटर भी होता है जो कि प्रेगनेंसी किट में यूज़ करते हैं। और अगर हम रिलीज़ की बात करें तो ये प्लेसेंटा की सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल से रिलीज़ होता है। HPL को सोमैमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीन्स इट स्टिमुलेट द मिल्क ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मिल्क। नेक्स्ट एस्ट्रोजन, तो हमें पता ही है कि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एस्ट्रोजन फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी और प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग में तो ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है उससे प्रोड्यूस होता है, बट लेटर स्टेज में क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो सस्टेन नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो रिग्रेस हो जाता है। उसके बाद जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है तो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से ही रिलीज़ होता है, और ये यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनिंग को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन अल्कोहल नाइट्रोजिनेज। इसमें एंजाइम्स का पूछा गया है फंक्शन या फिर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे रिलेटेड हैं, तो उससे रिलेटेड हमें पढ़ के ये बताना था कि कौन सा मैच नहीं करता है, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिंक को यूज़ करता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके ऑक्सीडाइज कर देता है। बाकी का तो आपको पता ही होगा, फ्रूट जूस में पैक्टिनेज एंजाइम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रूट जूस को क्लियरेंस और जेली लाइक अपीयरेंस देने के लिए। नेक्स्ट जो है डिटर्जेंट, ये लाइपेज ऑब्वियस है। डिटर्जेंट जब मिसेल्स फॉर्मेशन होती है तभी लाइपेज एंजाइम उसके ऊपर काम करता है और फैट को डिजोल्व कर सकता है। फिर है टेक्सटाइल, इसमें अमाइलेज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था क्योंकि इसका आंसर यही आएगा। आई मीन अमाइलेज ही यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्सटाइल फैब्रिक को जो टेक्सटाइल फैब्रिक होता है उसके स्टार्च को क्लियर करने के लिए ही अमाइलेज एंजाइम का यूज़ होता है। इसीलिए फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल नाइट्रोजिनेज, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज़ नहीं किया जाता, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, ए पोलन ग्रेन फ्रॉम टेट्राप्लॉइड प्लांट फ्यूजेज विद एग ऑफ द डिप्लॉइड प्लांट, द रिजल्टिंग सीड विल हैव। तो यहाँ पे सीड की प्लॉइडी लेवल पूछा है, तो हमें पता है इसका आंसर बी हो जाएगा 4n एंडोस्पर्म की और 3n एम्ब्रियो की। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n दी हुई है, तो इससे क्या होगा, नहीं सॉरी, जो मेल प्लांट है उसकी प्लॉइडी दी हुई है 4n टेट्राप्लॉइड, राइट। तो इससे जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे उनकी प्लॉइडी होगी 2n, और 2n से मेल गैमेट बनेंगे 2n और 2n। अब क्योंकि जो फीमेल प्लांट है वो तो डिप्लॉयड ही है, तो उसका जो पोलर न्यूक्लियाई होगा उसका भी प्लॉइडी लेवल n होगा और जो एग है उसका भी प्लॉइडी लेवल n ही होगा। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में एक 2n आएगा जो मेल गैमेट है, और n ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके 4n एंडोस्पर्म बना देंगे। और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सिनगैमी में 2n मेल गैमेट है और n फीमेल मतलब एग सेल है, तो दोनों फ्यूज़ करके 3n क्या बना देंगे, एम्ब्रियो। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ स्पीसीज। तो इसमें बोला हुआ है कि लीफ से कहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ब्रायोफाइलम एंड कैलेंचोय। ये जो ब्रायोफाइलम और कैलेंचोय होते हैं इनमें फ्रेशली जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, दे बियर द एडवेंटिटियस बर्ड्स अलोंग द मार्जिन्स, और उनकी हेल्प से ही अगर हम उनको सॉइल प्रोवाइड करवाते हैं तो एक न्यू प्लांट एमर्ज हो सकता है। जो कैलेंचोय होता है, ये कैलेंचोय और ब्रायोफाइलम दोनों ही क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैलेंचोय को विडोज थ्रिल भी बोलते हैं। अगर हम बाकियों की बात करें जैसे कि अगेव, ड्रेसिना और यूका, ये तीनों ही एस्पार्गस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगेव में तो बल्बिल की हेल्प से प्रोपेगेशन होती है, एस्पार्गस में रूट्स के थ्रू होती है, और क्राइसैंथेमम फैमिली डेजी फैमिली या एस्ट्रेसी फैमिली को बोलते हैं, इसमें सकर्स की हेल्प से होती है क्राइसैंथेमम में। तो एक और चीज़ है, जैसे मैंने बोला अगेव, ड्रेसिना और यूका प्लांट ये एस्पार्गस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनमें एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं। मीन्स ऑल्दो ये मोनोकोट हैं लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसीलिए एनामोलस बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ड्रेसिना का आता है कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ किस में प्रेजेंट होती है, तो एस्पार्गस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, और अदर मेंबर्स के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होती हैं।
लेकिन स्वेट ग्लैंड्स का नेचर अलग होता है और इनका अलग होता है, ऑल्दो ये स्वेट ग्लैंड से ही मॉडिफाई हुई हैं। अगर आपको याद हो तो जो ग्लैंड्स है उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स में। फर्स्ट वन होती हैं एक्राइन या मीरोक्राइन बोलते हैं, जिनका सिक्रेशन वाटरी और ट्रांसपेरेंट होता है। मेमरी ग्लैंड होती हैं एपोक्राइन टाइप की, मीन्स जो सिक्रेशन होता है उसमें उनका एपिकल पार्ट भी चला जाता है, इसलिए उनका सिक्रेशन थोड़ा सा थिकर होता है, स्लाइटली थिकर। और जो मेमरी ग्लैंड होती है क्योंकि इसका फंक्शन मिल्क सिक्रेट करने का है, तो इसलिए स्लाइटली थिकर होता है इनका सिक्रेशन। तीसरा होता है होलोक्राइन टाइप की ग्लैंड्स, थर्ड क्लासिफिकेशन। इसमें जो सीबम ग्लैंड आती है वो आ जाएगी, इसमें पूरी की पूरी सेल और उसका सिक्रेशन ही साथ में ही सिक्रेट हो जाते हैं, इसलिए सिक्रेशन बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, और किस में क्या एग्जाम्पल आते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा उसके लिए। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, इन मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ट्रांसफर्स एम्ब्रियो एट मोर एडवांस्ड स्टेज। ज़्यादा एडवांस स्टेज में किस में पास की जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, TET। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसमें मोर एडवांस्ड स्टेज का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी अगर टेक्निक्स की बात करें जैसे गिफ्ट और जिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, तो इसका तो मतलब ही समझ आ गया कि गैमेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में मीन्स अप टू मोरूला स्टेज में तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस वाले को तो हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जिफ्ट की बात करें दैट इज़ जायगोट, तो ऑब्वियस है 2 to 4 सेल्ड स्टेज जिसको हम जायगोट बोल रहे हैं वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही आएगा, और उसकी ट्रांसफ़र भी अगर हमें करनी होगी किसी स्टेज में जिफ्ट में तो वो फेलोपियन ट्यूब में ही होगी। नेक्स्ट है प्रोस्ट, ये इवन और भी ज़्यादा अर्लियर स्टेज होती है गैमेट और जायगोट वाली से भी। प्रोस्ट का मतलब होता है प्रो न्यूक्लियर स्टेज ट्यूबल ट्रांसफ़र, मतलब बिफोर न्यूक्लियर फ्यूजन जो स्टेज होती है जहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ है मेल एंड फीमेल गैमेट का, जहाँ पे साइटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज़ हुए हैं लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए हैं, तो ये और भी ज़्यादा अर्ली स्टेज हो जाती है बाकियों के कंपैरिजन में, इसलिए हाईली एडवांस स्टेज तो है ही नहीं, इसलिए इसको भी फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत अर्ली स्टेज होती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, TET ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डिवेल्प्ड फिटस। यहाँ से क्योंकि जब सिग्नल इंड्यूस होता है दोनों तरफ से, उसके बाद माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन और जिसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं उसके रिलीज़ की वजह से होता है। तो दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल है, फुली डिवेल्प्ड फिटस का भी और प्लेसेंटा का भी, दोनों ही अपने लेवल पे डिफरेंट मैकेनिज्म शो करते हैं जो कि अल्टीमेटली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसस सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। इनहिबिन के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑल्दो ये सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, दोनों में ही रिलीज़ होता है, मेल एंड फीमेल में। मेल में तो ये जो लेडिक सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और फीमेल में ग्रैनुलोसस सेल्स प्रोड्यूस, जो oocyte होता है, oocyte के ऊपर आपको पता है ना कि ग्रैनुलोसस सेल्स होती हैं, अंदर ओवम होता है, तो जो ग्रैनुलोसस सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इसको, और इसका डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो होते हैं। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो जैसे थोड़ा ऊपर से समझते हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH प्रोड्यूस होता है, मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें दो आते हैं FSH एंड LH। FSH का तो आपको FSH एंड LH दोनों ही गोनाड्स पे फंक्शन करते हैं, एंड अल्टीमेटली
3 तरीके के हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं गोनाड से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन। टेस्टोस्टेरोन भी होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल्स में कम होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मेल में ये परसिस्ट करता है। और तीसरा हार्मोन है इनहिबिन। दोनों तरीके के गोनाड्स में इनहिबिन प्रोड्यूस होगा। फीमेल में बात करें तो ये गोनाड से इनहिबिन प्रोड्यूस होके अल्टीमेटली फीडबैक इनहिबिशन देगा एफएसएच को। तो इन दोनों के बीच में फीडबैक लूप चलता रहता है एफएसएच और इनहिबिन के बीच में। अगर एफएसएच ज़्यादा है तो इनहिबिन रिलीज़ होके उसको कम कर देता है। अगर एफएसएच कम है तो इनहिबिन थोड़ी अमाउंट में ही रिलीज़ होके एफएसएच को इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे फीडबैक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इफ़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑफ 35 डेज देन व्हाट इज़ द रिस्क पीरियड? साइकिल स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे। ओके, रिस्क पीरियड का मतलब इन्होंने पूछा है कि द पीरियड इन विच द कंसीविंग कैन हैपन, मीन कंसीव कर सकते हैं जिस पीरियड में प्रेगनेंसी हो सकती है, उस पीरियड को रिस्क पीरियड बोल रहे हैं। जैसे जो अगर हम रिकॉल करें 28 डेज़ का अगर साइकिल है तो उसमें 10 to 17 बोलते हैं। मोस्ट अगर बहुत ही एक्यूरेट है तो उसमें 14th डे बोलते हैं कि ओव्यूलेशन होता है ना 10th डे में, तो 14th डे में उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए 3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे उस पीरियड को ही रिस्क पीरियड बोलते हैं 10 to 17th डे में। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और इन्होंने क्वेश्चन को एलेबोरेट बोल दिया है कि 35 डे का हो गया है अब यहाँ पे 28 डे की जगह, लेकिन इन्होंने बोला है कि साइकिल फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रहा है। 28th में भी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रहा था। तो सिंपल है, इसको सोल्व करने के लिए 7th डे आगे आगे शिफ्ट कर देंगे। पहले जब 10th या 17th के बीच में रिस्क पीरियड था, अब वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा 31st का, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। 16th to 24 आ जाएगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ओव्यूलेशन में भी टाइम लगेगा। जो स्टार्टिंग में पहले 10 दिन लगते थे, अभी 15 दिन लगेंगे उसको ओव्यूलेट होने में, उसकी ग्रोथ होगी ओव्यूलेट करने में। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कैट क्राई सिंड्रोम इज़ कॉज्ड ड्यू टू, तो इसका रीज़न पूछा हुआ है कैट क्राई सिंड्रोम का। इसका रीज़न हो जाएगा सेकंड, लॉस ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ 5th क्रोमोसोम। कैट क्राई को क्राइडू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं और इसको 5p- सिंड्रोम भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5th क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हमें पता है हर क्रोमोसोम की 2 आर्म होती हैं, तो P एंड Q, P स्मॉल वाली एंड Q लार्ज वाली। तो इसमें क्या होता है, जो P वाली आर्म है वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब बेबी क्राई करता है तो उसके क्राई में कैट की क्राइंग की साउंड आती है। और इसके सिम्टम्स होते हैं वेरियस टाइप ऑफ एबनॉर्मैलिटीज़ अलोंग विद दिस कैट क्राई। बहुत अलग अलग तरीके की भी होते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट है 33। द जेनेटिक फार्मूला ऑफ डबल मोनोसोमिक इज़ रिटन एज। इन्होंने पूछा है डबल मोनोसोमिक, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक और न्यूलीसोमिक ऐसी चीज़ों को रिकॉल करना है। और इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, 2n - 1 - 1। क्योंकि डबल मोनोसोमिक का मतलब होता है 2 अलग अलग क्रोमोसोम की एक कॉपी मिसिंग होना। और जैसे यहाँ पे डबल मोनोसोमिक, हाँ 2n - 1 - 1 इसलिए लिखा है कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम की एक सिंगल कॉपी मिस हुई है। अगर हम प्लॉइडी फ्लो चार्ट देखें तो आपको याद होगा, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। तो अगर हम एन्यूप्लॉइडी को रिकॉल करें, वो फर्दर 2 तरीके की हो सकती है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपर में ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपो में कम हो जाते हैं। तो हाइपो में ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी कंडीशन जिसमें 2n - 1 लिखते हैं, और न्यूलीसोमी मतलब 2n - 2। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम की कॉपी एब्सेंट हुई है और न्यूलीसोमी में 2 हो गई हैं। न्यूलीसोमी मतलब एक ही क्रोमोसोम की दोनों कॉपी मिस हो गई हैं। डबल मोनोसोमी में क्या डिफरेंस होगा, अलग अलग क्रोमोसोम की एक कॉपी मिस हो गई है, तो अल्टीमेटली 2 ही कॉपी मिस हुई हैं, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम की। तो इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि हम ये लिख सकते थे 2n - 2, लेकिन वो न्यूलीसोमी में आता है, मोनोसोमी में नहीं।
हाइपरसोमी को हम थोड़ा और रिकॉल कर सकते हैं। ट्राइसोमी और टेट्रासोमी दो तरीके की होती है। ट्राइसोमी में 2n+1 हो जाएगा, एक ही कॉपी एडिशनल है। टेट्रासोमी में दो अलग अलग क्रोमोसोम की एक एक कॉपी एडिशनल है। ट्राइसोमी में आपने पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम भी आता है, 21st क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। द जेनेटिक रिलेटेडनेस आर ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू इज 0.25. The alleles that causes uncle to care of nephew will spread according to Hamilton rule only if the fitness benefit is. तो इन्होंने पूछा है कि हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग जो फिटनेस बेनिफिट होगा वो किस कंडीशन में होगा, मतलब कितने % फिटनेस बेनिफिट होगा अलग अलग कंडीशंस में। जेनेटिक रिलेटेडनेस उसके लिए कितनी होनी चाहिए। तो हैमिल्टन ने ये एक रूल दिया था कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे की केयर या फिर एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल तभी होंगे जब उनके बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस होगा। जैसे थोड़ा रिकॉल मैं आपको करवाऊँ, जैसे मदर फादर हैं, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग अपने फादर और मदर से उनकी जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी होती है, 100% होती है। अब दो इंडिविजुअल हैं, एक ही पेरेंट है उनके, उन दोनों सिबलिंग्स के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस 50% हो जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है, नेफ्यू और अंकल के बीच में ये जेनेटिक रिलेटेडनेस 25% होती है। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने दो और एग्जांपल आपको दे के समझाए कि बिटवीन द पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल, पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, उनके बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस 100% होती है। बिटवीन द सिबलिंग्स 50% हो जाती है, और जब हम तीसरा रिलेशन देखते हैं वहाँ पे 25% हो जाती है। तो इन्होंने पूछा है हैमिल्टन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की जब जेनेटिक रिलेटेडनेस होती है तभी वो बेनिफिशियल होता है दूसरों के लिए, जिसके लिए उसकी रिलेटेडनेस है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कितने % अगर वो जेनेटिक रिलेटेडनेस होगी तो मतलब फिटनेस देगा। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कि अगर जेनेटिक रिलेटेडनेस 4 टाइम्स होगी, अगर जो फिटनेस है, फिटनेस बेनिफिट अगर 4 टाइम्स है उसको, तभी वो केयर करेगा, तभी उनके बीच में केयर वाला जो इंटरेक्शन है वो शो होगा। अगर उसको बेनिफिट 4 टाइम्स होगा तो मतलब ऑल्दो अगर आपको थ्योरेटिकल समझ नहीं आ रहा तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके समझ सकते हो, क्योंकि नेफ्यू और अंकल के बीच में देखो सिंगल रिलेशन हो गया मदर फादर और इंडिविजुअल के बीच में, डबल बेनिफिट होना चाहिए जब सिबलिंग्स की बात आ गई, और 4 टाइम्स बेनिफिट होना चाहिए जब तीसरा कोई रिलेशन है सिबलिंग्स के अलावा। ऑल्दो सेम ही पेडिग्री में आते हैं अंकल, लेकिन तीसरा रिलेशन हो गया, इसीलिए 4 टाइम्स बेनिफिट होना चाहिए, 4 टाइम्स देन द कॉस्ट ऑफ केयर, तभी वहाँ पे बेनिफिट होगा दोनों इंडिविजुअल्स को, अंकल और नेफ्यू को। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 एलील्स P and Q फॉर द जीन लोकस इन ए पॉपुलेशन एट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आर 0.3 and 0.7 रिस्पेक्टिवली। P and Q की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आफ्टर ए फ्यू जनरेशन्स ऑफ इनब्रीडिंग द हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी वॉज फाउंड टू बी 0.28. द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इन दिस केस इज़। तो ऑल्दो इसका सिर्फ एक फार्मूला हमें आना चाहिए था, उसके बेस पे ये क्वेश्चन हो जाता। जैसे कि P और Q की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.3 and 0.7 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे करंट हेट्रोजाइगोसिटी अगर हम निकालें, क्योंकि P and Q दिया हुआ है, अगर हम इससे 2PQ निकालें, वही तो हुई करंट हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी कंडीशन वही है PQ, 2PQ फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 2 × 0.3 × 0.7 दैट इज़ 0.42। अगर यही मतलब ब्रीडिंग पैटर्न चलता रहा तो यूजुअली कितना आना चाहिए 0.42 आना चाहिए, लेकिन फिर इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि इन ब्रीडिंग की वजह से ये 0.28 हो गई। करंटली अगर ऐसे ही चलता तो 0.42 थी, लेकिन इन ब्रीडिंग की वजह से 0.28 वैल्यू हो गई।
तब भी इन्होंने पूछा है कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑब्जर्व्ड हेट्रोजाइगोसिटी बाय एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोसिटी। तो इसलिए जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 माइनस 0.28 बाय 0.42, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.33। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसका बस एक फॉर्मूला ही याद करना था, बाकी आप ऑब्जर्व्ड आपको पता है, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व जो अभी 0.28 हो गई है और एक्सपेक्टेड यूजुअली कितनी आनी चाहिए थी, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऑब्जर्व्ड बाई एक्सपेक्टेड। तो जब निकालेंगे तो 0.33 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अल्फा एमनिटिन इज ए फंगल टॉक्सिन विच इनहिबिट्स यूकैरियोटिक RNA polymerases. The 3 eukaryotic RNA polymerases show differential sensitivity to this toxin. Which one of the following order higher to lower is correct in respect to sensitivity towards alpha amnitin? ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत हायर लेवल का था, MSc टाइप क्वेश्चन था जो कि नेट में आता होता है, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इन्होंने पूछा है कि एक फंगल टॉक्सिन है अल्फ़ा एमनिटिन, और वो जो 3 तरीके के RNA पोलिमरेज हैं उनको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है वो टॉक्सिन। मतलब तीनों जो एंजाइम्स हैं उनकी सेंसिटिविटी इस टॉक्सिन को लेके अलग अलग है। तो हमें बतानी थी कि कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, कौन कम होता है, माइल्ड सा अफेक्टेड होता है, और कौन इनसेंसिटिव होता है कि जिसको फ़र्क ना पड़े। तो सबसे पहले तो RNA पोलिमरेज 3 तरीके के इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो RNA को कोड करता है, सेकंड वन होता है वो mRNA को, और जो थर्ड होता है वो tRNA को बनाता है। ये तो आपको पता ही है। तो जो सेकंड वाला होता है जो mRNA को बना रहा है एंजाइम RNA पोलिमरेज, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिन प्रेजेंस होगा तो वो इनहिबिट हो जाता है। सेकंड जो इसके बाद जो थर्ड वाला है वो माइल्डली अफेक्टेड होता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वो इनसेंसिटिव होता है, उसको इसकी प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड वाला ज़्यादा अफेक्टेड है देन थर्ड, और फर्स्ट वाला इनसेंसिटिव है। अगर मैं थोड़ा और आपको रिकॉल करवाऊँ तो ये जो फंगस है इसका नाम होता है एमेनिटा फंगस। ये डिफरेंट 2 तरीके के टॉक्सिन रिलीज़ करती है। एक तो हमने पढ़ ही लिया एमिनेटिन, और दूसरा होता है फेलोइडिन। एमिनेटिन तो RNA पोलिमरेज एंजाइम को टारगेट करता है, और फेलोइडिन जो एफेक्टिन होता है उसको उसके साथ अलोंग द लेंथ बाउंड हो जाता है और डीपोलराइजेशन को इनहिबिट करता है। एफेक्टिन तो आपको पता ही होगा, एक तरीके का साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, और क्योंकि अब ये उसकी डीपोलराइजेशन नहीं होने देगा इसलिए सेल ग्रोथ रुक जाती है और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो सकती है। तो दोनों ही बहुत हार्मफुल लेवल के टॉक्सिन्स हैं, और ये जो फंगस है ये बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, उस तरीके की फंगस होती है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। उसके बाद है 37। ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन DNA इनटू कल्चर्ड होस्ट सेल मेडिएटेड थ्रू केमिकल्स इज़ कॉल्ड। तो ऑल्दो इन्होंने थ्रो केमिकल पूछ के क्वेश्चंस की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया, मीन्स बहुत स्पेसिफिक बना दिया, और इस स्पेसिफिक लेवल पे कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं, ब्रॉड लेवल पे ही दी हुई हैं डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस में आगे जाके फर्दर बोला हुआ है कि इस वे से कर सकते हैं, उस वे से कर सकते हैं। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ही ले लें हम, ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफरेंट मेथड से हो सकता है, आइदर केमिकल से हो सकता है, वेक्टर बेस हो सकता है, इलेक्ट्रोपोरेशन बेस हो सकता है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इन्होंने केमिकल मेडिएटेड से पूछ लिया, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि केमिकल मेडिएशन में एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया हो कि इस मेथड को हम ये बोलेंगे। तो इसलिए ऑल्दो इसका आंसर 37 का सी होगा, ट्रांसफेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फॉरेन DNA को ट्रांसफ़र ही किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी और ट्रांसफेक्शन में। ट्रांसफेक्शन और ट्रांसडक्शन में भी। ट्रांसफेक्शन स्टेप में पर्टिकुलरली कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। इवन इट वाज द फर्स्ट केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड टू बी यूज्ड विद द एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है 38 क्वेश्चन।
यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड एज। तो इन्होंने पूछा है कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना है, तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी वर्ड आ जाए वहाँ पे बायो वर्ड जरूर ऐड होगा। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बायो रीमेडिएशन। जहाँ पे एक बायोलॉजिकल सिस्टम एम्प्लॉय हो टू रिमूव द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। होता है कि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बायो रीमेडिएशन। देन है 39th क्वेश्चन, स्किन ट्रांसप्लांट वॉज डन फ्रॉम सिस्टर टू ब्रदर, आफ्टर फ्यू ईयर्स ब्रदर टू सिस्टर, स्किन ट्रांसप्लांट वॉज डन बट रिजेक्शन अकर्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इन्होंने ये पूछा है। इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया सिस्टर से ब्रदर में, वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ सालों बाद इसका रिवर्स किया गया कि ब्रदर से सिस्टर में किया गया तो वो फेल हो गया। एक तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए और इसको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वाल्ड सिम्सर इफेक्ट। इसको सेक्स लिंक्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन भी बोलते हैं, और क्योंकि इन साइंटिस्ट ने ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व की थी इसलिए इसका नाम दे दिया गया है। अगर आप रीज़न समझोगे तो जैसे कि आपको पता है मेल में XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX, तो जो XX क्रोमोसोम है वो इंडिविजुअल XY को डोनेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ें डोनेट कर सकता है, लेकिन जो XY है वो कुछ कंडीशंस में क्या होता है, क्योंकि उसमें Y क्रोमोसोम की प्रेजेंस है और जो रेसिपिएंट है उसमें Y क्रोमोसोम नहीं है, तो मतलब Y क्रोमोसोम के जो स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है रिसेप्टर वाले में, जो होस्ट है उसमें, तो इसीलिए Y क्रोमोसोम के ऊपर जो Y क्रोमोसोम की वजह से जो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे टिश्यू के ऊपर, तो वो प्रेजेंट क्योंकि नहीं है रेसिपिएंट में, उसकी वजह से उन एंटीजेंस की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। अब इसलिए XY से जब XX में होगा तो कुछ एक कंडीशंस में क्या हो जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए द ग्राफ्ट विल हैव द एंटीजेंस डिटरमाइंड बाय Y क्रोमोसोम विच फीमेल लैक्स, क्योंकि फीमेल में Y क्रोमोसोम तो नहीं है तो वो उन एंटीजेंस का फीमेल की बॉडी को नहीं पता होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी, इसलिए वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। और इसको इसलिए एक्वायर्ड सिम्सर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था और इसका रीज़न फाइंड आउट किया था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो डिटरमाइंड एंटीजेंस होते हैं वो भी एक ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस। तो इस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, कोरेनिबैक्टीरियम टेन्यूइस। ये जो डिजीज़ होती है ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलरी, ये एक एक्सिलरी हेयर्स में डिजीज़ होती है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। जैसे कि हम लोग नाम देख के ट्राइकोमाइकोसिस कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये फंगल हो सकती है, लेकिन ये फंगल नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ऑल्दो ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होती है एक्सिलरी हेयर्स में, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स दिख सकते हैं जैसे कि स्वेटी और स्मेली आर्मपिट्स विद येलोइश स्वेट एंड बीडेड अपीयरेंस ऑफ द हेयर्स। तो उनका रीज़न क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि ये डिजीज़ करवाता है, ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलैरिस। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है।